हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है जिसका पार्ट 25 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल में कूली बेगार प्रथा कब प्रारंभ हुई? देखिए, गढ़वाल में कूली बेगार प्रथा प्रारंभ हुई वर्ष 1921 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्तूरी मृग निम्न में से किस स्थल पर पाया जाता है? देखिए, कस्तूरी मृग जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, सभी जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग जो होता है ये अंगुलोटा कुल व मोडिशे परिवार का सदस्य है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कस्तूरी मृग बहुतायत में कहाँ पर पाए जाते हैं? बहुतायत में ये केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, इसके अलावा उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी के अलावा पिथौरागढ़ में भी ये बहुतायत में पाए जाते हैं। पिथौरागढ़ में तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में ये बहुतायत में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? देखिए, केदारनाथ वन्य जीव विहार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके अपर पीसीएस प्रीलियम्स में। तो आपको आगामी एग्जाम के लिए भी इसको ध्यान में रखना है। आगामी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, केदारनाथ वन्य जीव विहार इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, केदारनाथ वन्य जीव विहार ये किन जनपदों में है? चमोली व रुद्रप्रयाग जनपदों में ये फैला है केदारनाथ वन्यजीव विहार। और केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केदारनाथ कौन सा जो वन्यजीव विहार है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ, इसका करेक्ट आंसर है। जिसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना इसका क्षेत्रफल है? 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कण्वाश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कण्वाश्रम किससे संबंधित है। महर्षि कण्व से, शकुंतला दुष्यंत प्रेम से, या भरत जन्म से, या सभी से। तो आपको कमेंट करके बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, कण्वाश्रम जो है ये संबंधित है आपके महर्षि कण्व से, शकुंतला दुष्यंत प्रेम से, भरत जन्म से, सभी से ये संबंधित है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए, कण्वाश्रम राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये क्या था? प्रसिद्ध था कण्वाश्रम। और गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री
का नाम क्या था? शकुंतला था। गुरु मिश्रा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला, ये ध्यान रखेंगे। कण्वाश्रम जो है ये चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का यहाँ पे जन्म हुआ था। भरत का जन्म हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा भरत, तो इनका जन्म यहीं पर कण्वाश्रम में हुआ था। और कण्वाश्रम ये किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है आपका कण्वाश्रम। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। महाकवि कालिदास जो थे इन्होंने किसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कण्वाश्रम में। और कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है। किस जिले में भी पूछा जा सकता है? पौड़ी जिले में ये स्थित है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट। चौका घाट इसका वर्तमान में नाम है। कण्वाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। अगला देखिए, शरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए शरदोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए शरदोत्सव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, इसके अलावा पिथौरागढ़, चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर शरदोत्सव आयोजित किया जाता है? एक है आपका अल्मोड़ा, दूसरा है मसूरी, तीसरा आपका रानीखेत, इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी आयोजित होता है। चमोली में भी ये इसका आयोजन किया जाता है, चमोली में। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है शरदोत्सव का। और शरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब हुई थी? देखिए नंदा देवी राजजात यात्रा जो है ये पहली बार कब हुई थी? वर्ष 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नंदा देवी राजजात यात्रा जो है ये गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि कितने वर्षों में होती है? एक बार 12 वर्षों में एक बार होती है। और 20वीं सदी की, ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी? वर्ष 1905 ईस्वी में हुई थी। नंदा राजजात यात्रा चमोली के ये कासवा गांव के पास नौटी नामक एक स्थल है। नौटी नामक स्थान में क्या है? नंदा देवी का मंदिर है। तो ये नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है नंदा राजजात यात्रा। और यह यात्रा किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों के द्वारा ये यात्रा संपन्न कराई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखिए जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में सेटअप करके रखना है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर करके आए। आप देख सकते हैं आपको जो सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई थी उसके बाद आपके एग्ज़ाम कराए गए थे आयोग के द्वारा, तो उसमें कई क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे हमारे सेशन से। आगामी उत्तराखंड पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड एवं जो आपके और एग्ज़ाम होने वाले हैं, पटवारी वगैरह एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए भी स्पेशल एक सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जानी है जो कि कल से शुरू करेंगे, हम कल से या परसों से शुरू करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, उसकी टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी। तो वो क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो कि आपके एक तरीके के जो अपर पीसीएस मॉक सीरीज चलाई गई थी ना, उसी के तरह की एक क्लास आएगी। तो आप सभी लोग उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे उस क्लास को आपके लिए लेके आएंगे डेली ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज रात को 8 बजे वाली सीरीज़ भी आपको मिलेगी, तो आप सभी लोग रात 8 बजे भी ज़रूर सीरीज़ फॉलो कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है 8 बजे वाली भी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए शरदोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? देखिए असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थल था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा?
हल्द्वानी। हल्द्वानी जो था ये असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। हल्द्वानी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? गौला नदी के तट पर स्थित है आपका, गौला नदी के तट पर हल्द्वानी। और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। और प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम इसका क्या था? बमोरी। बमोरी इसका प्राचीन नाम था। और आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण वर्ष 1834 ईस्वी में किसने? विलियम ट्रेल ने किया था। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में हुआ, जिसका निर्माण किसने किया? विलियम ट्रेल ने। और ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए एक बंगला भी बनवाया था जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। खाम का बंगला कहाँ पर है? हल्द्वानी में है, जिसको ट्रेल ने बनवाया था अपने लिए बनवाया था। और हल्द्वानी में नहरें बनाने का जो श्रेय है, इसका काम किसने किया था? नहरें बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? कमिश्नर रैमजे को दिया जाता है। कमिश्नर रैमजे ने यहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया था। और 1 सितंबर 1966 ईस्वी को हल्द्वानी नगर पालिका घोषित की गई। 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया और हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम कौन सा है? हल्द्वानी नगर निगम, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया आपका, नंदा देवी राज जाति यात्रा अब कब प्रस्तावित है? तो नंदा देवी राज जाति यात्रा आपके 2012 में हुई थी। इसके बाद कब होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कब, कितने साल बाद होती है? 12 वर्षों बाद होती है, इसका आयोजन होता है। तो 2012 में 12 साल ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो आपका बता दिया मैंने, हल्द्वानी था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने टिहरी को विधिवत प्रांत का एक जिला कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। 1 अगस्त 1949, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, टिहरी नगर की स्थापना की अगर हम बात करें तो टिहरी नगर की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में टिहरी नगर की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई। आप सभी को पता है सुदर्शन शाह जो है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भागीरथी व भिलंगना के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ था। पुराना टिहरी जो है ये अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया था। टिहरी डैम बना दिया गया तो टिहरी जो है, पुराना टिहरी, वो डैम में विलीन हो गया। और वर्तमान नई टिहरी को बौराड़ी गांव में बसाया गया है। किस गांव में नई टिहरी को बसाया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा गांव है ये? बौराड़ी गांव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी राम तीर्थ ने वर्ष 1906 ईस्वी में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। और इस झील का नाम क्या रखा गया? स्वामी राम तीर्थ रखा गया था। टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर स्थित है? देखिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है माजरा, देहरादून में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए। अगला देखिए, उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है? उत्तरायणी मेला ये कहाँ पर लगता है? आपके बागेश्वर में भी लगता है, देखिए सल्ट महादेव में भी लगता है, चित्रशिला में भी लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और मेन जो है ये कहाँ पर लगता है? बागेश्वर में लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई नदी घाटों व मंदिरों में उत्तरायणी मेला लगता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सरयू नदी, बागेश्वर में कहाँ पर, किस नदी के संगम पर ये लगता है? सरयू नदी के तट पर ये मेला लगता है। सरयू व गोमती नदी के संगम पर भी कह सकते हैं। और मकर संक्रांति को ये मेला लगता है बागेश्वर में। और इसके अलावा कई जगहों पर भी लगता है, कुमाऊं और गढ़वाल के, ये भी ध्यान रखेंगे। और उत्तरायणी मेले में कौन सा नृत्य होता है? चांचरी नृत्य। इस मेले के अवसर पर चांचरी नृत्य किया जाता है। और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरायणी मेला
कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ये मेला है। पहले उत्तरायणी मेले को क्या कहा जाता था? 9 लाख की उत्तरायणी इसको कहा जाता था। और उत्तरायणी मेले का जिक्र वर्ष 1905 ईस्वी में सर मैन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में की थी। तो होली हिमालय, ध्यान दीजिएगा, होली हिमालय पुस्तक किसकी है? एक पॉइंट आपका यहाँ से बन जाता है। तो होली हिमालय जो पुस्तक है ये ई सर मैन ओकले की है। तो उत्तरायणी मेले का जो जिक्र है ये 1905 ईस्वी में किस पुस्तक में किया गया था? होली हिमालय पुस्तक में किया गया था। किसके द्वारा? ई सर मैन ओकले के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। अगला देखते हैं, चंपावत को किसने बसाया था? देखिए, चंपावत बसाया था, किसने बसाया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। चंपावत को बसाया था राजा सोमचंद ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा सोमचंद, चंद वंश के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। कितने किलेदार? 4 किलेदार इसने नियुक्त किए। और इसने कौन सा किला बनाया था चंपावत में? राजबुंगा का किला जो है ये किसके द्वारा? राजा सोमचंद के द्वारा बनाया गया था चंपावत जिले में। और सोमचंद ने 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे। कौन से ये किलेदार थे? देखिए, कारकी, बोरा, कारकी, इसके अलावा बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो 4 किलेदार इसने नियुक्त किए थे, जो कि मूलतः कहाँ के थे? नेपाल के ये थे। ये जो किलेदार थे ये कहाँ के थे? मूलतः नेपाल के थे। जिन्हें क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था चाराल। एक एक पॉइंट जो है आपको यहाँ पे बताया जाता है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग भी हमारे इस सेशन को फॉलो करते हैं। और सोमचंद जो है इन्होंने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति भी की थी। सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सोमचंद से किया था। और चंपावत में राजबुंगा का किला भी किसने बनवाया था? सोमचंद ने बनवाया था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगला देखिए, संत सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी? देखिए, संत सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज की थी कब? वर्ष 1930 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हेमकुंड साहिब ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना वर्ष 1930 ईस्वी में हुई थी। हेमकुंड साहिब ये कितने पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा है। हेमकुंड साहिब के पास एक झील है जहां से कौन सी नदी निकलती है? हिमगंगा नदी यहाँ से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। और हेमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा भी है। हेमकुंड में गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और हेमकुंड साहिब को क्या कहा जाता है? लोकपाल तीर्थ भी इसी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंतन, असातनामा, खरपड़देव और कल्याण राजदेव किस वंश के राजा थे? तो ये सभी किस वंश के राजा थे? ये थे आपके कत्यूरी वंश के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? देखिए, गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने की थी। कहाँ पर की थी? अल्मोड़ा में की थी। इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिए। और कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ष 1913 ईस्वी में। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम पिपानी में कब हुआ था? देखिए,
रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्राम पिपानी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक का संबंध किस जनपद से है? पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। पौड़ी गढ़वाल के पिपानी गांव में इनका जन्म हुआ था। और रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये 17वीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए थे और ये हरिद्वार संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य भी थे। और निशंक जी का पहला कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो पहला कविता संग्रह इनका कौन सा था? ये था समर्पण। समर्पण इनका पहला कविता संग्रह था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, युगवाणी के रचयिता कौन है? देखिए, युगवाणी के रचयिता आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन युगवाणी के रचयिता है ये आपको बताना है। तो युगवाणी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला है, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में शामिल नहीं है। देखिए, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड में कुल उत्पादन होता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में मौजूद जो ग्लेशियर एवं बर्फानी नदियां हैं इनसे लगभग 20,000 मेगावाट 20,000 मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पन्न होने का अनुमान है। हालांकि इस क्षमता का लगभग 4,000 मेगावाट ही अब तक विकसित कर उपयोग में लाया जा सका है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4,000 मेगावाट। 4,000 मेगावाट। लेकिन जो अनुमान है वो कितना है? जो हमारे उत्तराखंड राज्य में मौजूद ग्लेशियर हैं एवं बर्फानी नदियां हैं तो इनसे लगभग 20,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया है। और अभी जो है ये 4,000 मेगावाट ही अब तक विकसित कर उपयोग में लाया जा सका है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।